27 जून 2016 को गुजरात के डायमंड सिटी कहे जाने वाले शहर में इलाके की सर्जन सोसाइटी में फ्लैट नंबर 55 में जरीवाल फैमिली की जरीवाल सूरत के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारियों में से एक माने जाते थे। इनका नाम जगह जगह पर खुद एक ऐसे टेक्सटाइल भी थी। दीक्षित जरीवाल की अच्छी खासे मुकाम तक पहुंच चुके थे, साथ ही उनकी शादी भी हो चुकी थी। उनकी पत्नी का नाम वेल्सी था। उन दोनों को 1.5 साल की एक बेटी थी। दीक्षित की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 27 जून 2016 को दीक्षित अपनी पत्नी वेल्सी और बेटी को साथ लेकर सूरत में अपने किसी रिश्तेदार के घर पहुंचे, क्योंकि वहां पर उनका डिनर का प्लान था। डिनर के बाद लगभग रात के 9:30 बजे के आसपास दीक्षित जरीवाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने घर वापस आ गए। दीक्षित ने कार पार्किंग में की और फिर सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पर चले गए, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग एरिया था। इसीलिए सभी लोग फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पर अपने घर आने के बाद दीक्षित ने अपनी पत्नी वेल्सी से कहा कि मैंने पार्किंग की लाइट जलती छोड़ दी है, मैं उसे बंद करके आता हूँ। दीक्षित नीचे गए, लेकिन काफ़ी समय गुजरने के बाद भी वह लौट कर नहीं आए। वेल्सी उन्हें आवाज़ लगाती है तो दीक्षित ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन 10 मिनट बीत जाने के बाद भी दीक्षित वापस नहीं आए। इसके बाद वेल्सी अपनी बेटी को सुलाती है और फिर खुद भी नीचे आने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वेल्सी दरवाज़ा खोलती है, उसके सामने मास्क लगाए और हाथों में ग्लव्स पहने 3 बदमाश दीक्षित के गले पर चाकू रखकर सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। यह देखकर वेल्सी की हालत ख़राब हो गई। इसके बाद वह तीनों बदमाश दीक्षित को लेकर उसके बेडरूम में जाते हैं। फिर उनमें से एक बदमाश दीक्षित के गले पर चाकू रखकर खड़ा हो गया और बाकी के 2 बदमाशों ने लूटपाट करनी शुरू कर दी और घर में रखा कैश और गहने सब कुछ लूटने लगे, क्योंकि दीक्षित और वेल्सी भी उस समय किसी रिश्तेदार के घर डिनर करके लौटे थे। इसीलिए वेल्सी ने भी काफ़ी गहने पहन रखे थे। बाद बदमाशों ने वेल्सी के गहने उतारवा कर वेल्सी से कहा कि अपनी बेटी को उठाओ और चुपचाप बाथरूम में चले जाओ। वेल्सी ने वैसा ही किया और बेटी को उठाया और बाथरूम में चली गई। इसके बाद उन बदमाशों ने बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया और घंटों बाद तक बाथरूम में बंद रहने के बाद वेल्सी के ऐसा एहसास हुआ कि शायद बदमाश चले गए होंगे, क्योंकि अब कोई आहट या आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास वेल्सी ने बाथरूम में लगी कांच की खिड़की तोड़ी और फिर बाहर की ओर चिल्लाने लगी, क्योंकि उस इलाके के लोग दीक्षित और वेल्सी को बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए सब कुछ पड़ोसियों ने वेल्सी की आवाज़ सुनते ही वह लोग भागते हुए घर की ओर आते हैं। घर के सारे दरवाजे खुले हुए थे। जैसे ही पड़ोस के लोग फर्स्ट फ्लोर पर दीक्षित के बेडरूम में पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि बेड पर दीक्षित लेटा हुआ था और चारों तरफ खून फैला हुआ था। पूरा घर भी तहस नहस था। यह सब देखकर पड़ोसियों की भी हालत ख़राब हो गई। इसके बाद पड़ोसियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी और थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच गई। पुलिस वालों ने भी देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। घर के रूम की अलमारियां और दरवाजे खुले थे। कई अलमारियों की तिजोरी भी खुली थी, जिससे पहली नज़र में ही यह मामला लूटपाट का लग रहा था। इसके बाद पुलिस ने बेडरूम में पड़े दीक्षित जरीवाल का पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज किया, क्योंकि यह मामला सूरत के एक नामी बिजनेसमैन का था। इसलिए सुबह होते ही यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। सुबह ही न्यूज़ रिपोर्टर्स और कई व्यापारी लोगों का आना जाना शुरू हो गया। इधर पुलिस भी जांच में जुटी थी, क्योंकि उस समय पर घर में केवल 3 लोग मौजूद थे। एक दीक्षित जिसकी कत्ल हो चुका था, दूसरा वेल्सी जो रात से ही लगातार रोए जा रही थी, वह बीच बीच में बेहोश भी हो जाती थी, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तीसरे उनकी 1.5 साल की बेटी थी। अब वह मासूम बच्ची इस घटना के बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। अब वेल्सी ही एकलौती चश्मदीद गवाह थी जो यह बता सकती थी कि आखिर उस रात हुआ क्या था। लेकिन वेल्सी का तो पहले ही रो रो कर बुरा हाल था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे
कुछ पूछताछ की जा सके, इसलिए पुलिस ने उस समय वेल्सी से इस बारे में बात नहीं की। हालांकि घर में उसके अलावा दीक्षित के माता पिता भी रहते थे, लेकिन वह लोग घूमने के लिए मॉरिशस गए हुए थे। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन उनको भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि आखिर इस घर में हुआ क्या था। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। इसी दौरान पुलिस को एक अहम चीज़ पता चली। दरअसल वह लुटेरे दीक्षित के घर से थोड़ी दूर किसी पड़ोस के घर के कैमरे में कैद हो गए थे। उस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि दीक्षित जरीवाल ने 9:46 पर अपनी कार को घर की ओर आते हुए देखा है। एक ऑटो भी उसके पीछे आ रहा था। इसके लिए जब वह घर के ओर चली गए तो ऑटो पीछे ही रुक गया। कुछ सेकंड तक ऑटो वहां पर रुका रहा और फिर यू टर्न लेकर के वापस चला गया। लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसी रास्ते से दो लोग दीक्षित के घर की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक के हाथ में बैग था, जबकि दूसरे का हाथ खाली था। वे लोग केवल पीछे से ही दिखाई दे रहे थे। उनका फेस जो कि कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी। वह लोग दीक्षित के घर में घुसते हैं और फिर 11:30 के आसपास जिस गाड़ी से दीक्षित अपने घर पर आया था, वही गाड़ी घर से बाहर की ओर आती हुई दिखाई देती है। क्योंकि दीक्षित का तो कत्ल हो चुका था, इसलिए जाहिर सी बात है कि बदमाश ही उस गाड़ी को लेकर फरार हो गए थे। इसके बाद जब इस घटना को 2-3 दिन बीत गए और मामला थोड़ा शांत हुआ, तो पुलिस फिर से दीक्षित के घर जाती है, क्योंकि अब वेल्सी की हालत थोड़ी ठीक हो गई थी। इसीलिए पुलिस ने वेल्सी से इस वारदात के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। वेल्सी ने भी पुलिस की कहानी सुनाई। मैंने आपको शुरू में बताई थी, वह रिश्तेदार यहाँ डिनर पर गए थे। अपने घर पहुंचे और जब दीक्षित नीचे पार्किंग की लाइट बंद करने गए तो अचानक 3 बदमाश उसके गले पर चाकू रखकर घर में घुस गए। उन्होंने घर में लूटपाट की, साथ ही वेल्सी और उसकी बेटी को बाथरूम में लॉक कर दिया। वेल्सी का कहना था कि इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था। लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अजीब बातें पता चली। पहली बात यह है कि जिस रात दीक्षित का कत्ल हुआ था, उस रात सूरत में उनका कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन दीक्षित के माता पिता भी विदेश गए हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है, क्या उन लुटेरों को पहले से पता था कि आज दीक्षित के घर में कोई नहीं है, शहर में भी उनका कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है? इत्तेफाक है या फिर खैर? पुलिस ने सबसे पहले उन लोगों को अपने रडार पर लिया जिन लोगों के घर पर दीक्षित जरीवाल की पत्नी वेल्सी को लेकर डिनर करने के लिए गए थे। हो सकता है इस वारदात में उनका हाथ हो, क्योंकि दीक्षित के घर के सारे गहने और लगभग 55,000 रुपये चोरी हुए थे। उन लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस में ऐसा कुछ भी नहीं मिला और ना ही उन लोगों को किसी लुटेरे या बदमाश से कोई संबंध पाया गया था। लेकिन फिर ना जाने क्यों पुलिस को लगा कि इस कत्ल में जरूर घर के ही किसी व्यक्ति का हाथ है। इतना परफेक्ट टाइम कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बता सकता था। इधर 25 साल की वेल्सी, जिसकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी, एक ही रात में उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी, वह विधवा हो गई थी। दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि दीक्षित के रिश्तेदार भी कोई आम लोग नहीं थे। उनके कई बड़े लोगों के साथ जान पहचान थी और वह भी पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रहे थे। मीडिया में भी यह मामला छाया हुआ था। वहीं पुलिस ने दीक्षित के घर नौकरों से लेकर ड्राइवर तक, दीक्षित की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से लेकर उसके दोस्तों तक हर किसी से पूछताछ की, लेकिन उनमें भी पुलिस को कोई कुछ भी नहीं बता रहा था जिससे दीक्षित की कोई दुश्मनी हो, क्योंकि घर में एंट्री करने वाले गेट और घर के अंदर सभी दरवाजे बिल्कुल सुरक्षित थे, यानी कोई भी दरवाजा टूटा हुआ नहीं था और ना ही घर में जबरदस्ती किसी की एंट्री करने का कोई सबूत मिला था। यानी जो लोग भी अंदर आए थे, किसी घर वाले या दीक्षित के जानने वाले ने ही उसकी मदद की थी, क्योंकि अगर किसी की दीक्षित से दुश्मनी होती, वह लोग उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे ऊपर घर में नहीं ले जाते, बल्कि वह लोग तो उसे वहीं पार्किंग में ही कत्ल करके भाग जाते। और अगर वह बदमाश लूटपाट करने के इरादे से आए थे तो इस बात का डर जरूर होता कि घर में दीक्षित के अलावा भी और लोग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें अच्छे से पता था कि उस दिन रात में घर कौन कौन है, कितने लोग हैं। इन सब बातों को देखकर पुलिस को भी लगने लगा था कि यह काम किसी घर वाले का ही है और कत्ल करके उसके बाद उसे लूटपाट का रूप दिया गया था, क्योंकि अगर वे लोग लूटपाट करने के लिए ही आए थे तो फिर उन्होंने दीक्षित का कत्ल क्यों
किया था, और अगर कत्ल करना भी था उनके प्लान में शामिल था तो वेल्सी और उसकी बच्ची को छोड़ क्यों दिया था, जबकि उन्हें पता था कि वेल्सी उनके खिलाफ गवाही दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन बदमाशों ने घर से सारे गहने और कैश लूट लिया था, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार जब उन्होंने हॉस्पिटल में दीक्षित के शव को देखा तो उस समय उसके गले में सोने की चेन, हाथ में सोने की अंगूठी और महंगी घड़ी पहन रखी थी। वही दीक्षित की पैंट से मिले पर्स में भी काफ़ी पैसे थे। अगर वह लूटपाट के इरादे से आए थे तो फिर उन लोगों ने इन चीज़ों को क्यों छोड़ दिया। इधर वेल्सी का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पड़ोसियों को भी उस पर दया आने लगी थी, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में उस बेचारे का घर उजड़ गया था। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से वेल्सी के दिए गए बयान के आधार पर दोबारा से जांच शुरू की। वेल्सी अपने बयान में कहा था कि दीक्षित पार्किंग एरिया की लाइट बंद करने के लिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गए थे। जबकि पुलिस ने इस वेरीफाई किया तो पता चला कि पार्किंग एरिया की एक स्विच फर्स्ट फ्लोर पर भी है, यानी पार्किंग एरिया की लाइट को फर्स्ट फ्लोर से भी ऑन ऑफ किया जा सकता था। तो फिर लाइट बंद करने के लिए दीक्षित नीचे जाने की क्या ज़रूरत थी? फर्स्ट फ्लोर से ही लाइट को बंद कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वेल्सी झूठ बोल रही थी। इसी बीच पुलिस की नज़र एक और चीज़ पर पड़ी। वेल्सी के अनुसार उस समय घर पर 3 बदमाश आए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में केवल 2 ही बदमाश दिखाई दे रहे थे। यानी यहाँ पर भी वेल्सी ने पुलिस को झूठ बोला था। वेल्सी का कहना था कि बदमाश दीक्षित को नीचे से मारते हुए उसके साथ हाथापाई करते हुए उसे ऊपर लेके आए थे और फिर उन्होंने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस को एक बात खटक रही थी, क्योंकि दीक्षित का तो चश्मा लगाता था और जिस तरह वेल्सी ने एक्सप्लेन किया था उस हिसाब से दीक्षित का चश्मा ग्राउंड फ्लोर पर या सीढ़ियों पर गिर जाना चाहिए था। लेकिन जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और उन्होंने दीक्षित के शव को देखा था, उस समय दीक्षित का चश्मा वैसा का वैसा था और उसने वह पहना हुआ था। चश्मा बिल्कुल ठीक ठाक था। पोस्टमार्टम के मुताबिक दीक्षित के सर और उसकी कमर के बीच करीब 8 बार चाकू से वार किया गया था। गले पर भी चाकू चलाया गया था। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि अगर दीक्षित की इतनी गहरी दुश्मनी थी तो फिर उन बदमाशों ने उसकी पत्नी को क्यों छोड़ दिया था। और यह भी एक सबूत था कि वह बदमाश घर में आसानी से घुसे थे, ना किसी चोर जबरदस्ती से। इन सब बातों से और करीब 60 घंटे तक तहकीक के बाद पुलिस को दीक्षित की पत्नी वेल्सी पर शक होने लगा था। यानी जो महिला पिछले 2 दिनों से लगातार रो रही थी, अब उसी को ही पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। शुरुआती पूछताछ में वेल्सी आरोपों को नकारते हुए ऐसा कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है और वह कुछ नहीं करती, मतलब वह गुनहगार नहीं है। वेल्सी ने बताया कि उन दोनों पति पत्नी में कभी झगड़ा तक नहीं हुआ था और कभी सास ससुर से उसकी कोई विवाद नहीं हुआ था। जबकि पुलिस वेल्सी को यह सब कुछ बताती है जो उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चली थी। पुलिस ने की सख्ती और सवालों के सामने वेल्सी कुछ ही घंटों के अंदर टूट जाती है और अपना जुर्म स्वीकार कर लेती है। उसने ही अपने पति दीक्षित का कत्ल करवाया था। पूछताछ के दौरान वेल्सी ने बताया कि 27 जून 2016 की रात को घर लौटने के बाद वह लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। अंदर आने के बाद वेल्सी ने बच्ची को दीक्षित की गोद में थमा दिया और उससे कहा कि मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूं। इसके बाद बेटी को सुलाने के लिए दीक्षित अपने बेडरूम में चले गए। इधर वेल्सी दरवाजे को बंद कर दिया था, लेकिन उसने लॉक नहीं किया था। सीसीटीवी के अनुसार 9:45 पर दीक्षित अपनी फैमिली के साथ घर पहुंचे थे और 9:48 के आसपास 2 बदमाश उसके घर में आए थे। वह लोग सीधे बेडरूम में जाते हैं और जाते ही उन्होंने दीक्षित पर हमला कर दिया। वेल्सी अपनी आंखों के सामने पति को मरता हुआ देख रही थी। वह लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनके हाथों में ग्लव्स थे, उन्होंने मास्क पहने हुए थे, उनके बैग में मिर्ची का पाउडर भी था। बेचारे दीक्षित को तो विरोध करने का भी मौका नहीं मिला था। कत्ल के बाद उसने अपने सारे गहने उतार कर उन बदमाशों को दे दिए थे। वेल्सी के घर के लॉकर में रखे सभी गहने और पैसे भी दे दिए थे। घर के सामान को इधर उधर बिखेरने भी उसने बदमाशों की मदद की थी। यह सारी चीज़ें पुलिस को गुमराह करने के लिए की गई थी ताकि यह मामला कत्ल का नहीं बल्कि लूटपाट का लगे।
लेकिन वेल्सी दीक्षित के पहने हुए गहने उतारना भूल गई थी। घर की हालत पूरी तरह से बिगड़ने के बाद वेल्सी ने अपने पति की कार की चाबी उन बदमाशों को दे दी। इसके बाद वेल्सी खुद ही बाथरूम में जाकर खड़ी हो गई और उन बदमाशों से कहा कि तुम बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दो। और फिर 11:30 बजे के आसपास वह दोनों बदमाश दीक्षित की गाड़ी से फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने दीक्षित की गाड़ी को भी बरामद कर लिया था। इधर वेल्सी के दिए गए बयान के आधार पर उन बदमाशों को अरेस्ट कर लिया गया। उसमें से मुख्य आरोपी का नाम सुकेत मोर्दी उर्फ सनी और दूसरा उसका ड्राइवर था। उसमें मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह चौहान था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर उन बदमाशों ने वेल्सी का ऐसा क्या रिश्ता था जिसकी वजह से उन तीनों ने मिलकर दीक्षित को कत्ल कर दिया था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत वेल्सी और दीक्षित की शादी से पहले हुई थी। वेल्सी सुकेत के एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकी थी। उसकी वजह से यह थी कि वह दूर के रिश्तेदार थे, एक तरह से वह दोनों कज़न थे। इनकी शादी हो पाना मुमकिन नहीं था। हालांकि उन्होंने इस बात शादी के बारे में अपने घर वालों से भी बात की थी, लेकिन उन दोनों के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया था और यह डर सताने लगा था कि कहीं उनकी बेटी वेल्सी भाग ना जाए। इसलिए उन्होंने जल्द ही वेल्सी की शादी दीक्षित नाम के लड़के से 2013 में तय कर दी थी। उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से की गई थी। वेल्सी के परिवार वालों को लगा कि शादी के बंधन में बंधने के बाद वेल्सी अपने पुराने रिश्ते को भूल जाएगी, और काफ़ी हद तक ऐसा हुआ भी। शादी के बाद वेल्सी धीरे धीरे अपने पुराने प्यार को भूल गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दीक्षित भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उनकी एक बेटी भी हो गई थी। वेल्सी गृह गृहस्थी में बहुत अच्छे से संभाल रही थी। धीरे धीरे उनकी शादी को 2.5 साल बीत गए थे। लेकिन फिर 2016 के शुरुआती दिनों में वेल्सी और सुकेत की अपनी फैमिली फंक्शन के दौरान फिर से मुलाकात हो गई। क्योंकि वे दोनों पहले से ही रिश्तेदार थे, इसीलिए एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, और इस मुलाकात के दौरान फिर से उन दोनों का प्यार जागने लगा। हालांकि वेल्सी की शादी के बाद सुकेत के घर वालों ने भी उसकी शादी करा दी थी, लेकिन सुकेत और उसकी पत्नी के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। क्योंकि इस घटना के कुछ दिन पहले भी सुकेत की पत्नी किसी झगड़े के कारण अपने मायके चली गई थी। जब वेल्सी और सुकेत इस घटना से 5-6 महीने पहले मिले थे, तब वह एक दूसरे के नंबर शेयर करते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं, और इस तरह से उनका पुराना प्यार फिर से जाग उठता है। और अब वह दोनों फिर से अपनी वापस वही पुरानी ज़िंदगी पाना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। और इसीलिए वेल्सी ने सुकेत के साथ मिलकर अपना पूरा यह प्लान बनाया अपने पति को रास्ते से हटाने का। वह चाहती तो उसे तलाक देकर छोड़ सकती थी, लेकिन इससे बदनामी होती। साथ ही वेल्सी दीक्षित की प्रॉपर्टी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। वेल्सी को अपना पुराना प्यार और सुकेत भी चाहिए था और अपने पति की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी। यही सोचकर दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हासिल की जाए, वेल्सी ने सुकेत से दीक्षित को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और पहले तो यह तय किया गया था कि राय के बदमाशों को बुलाकर दीक्षित का कत्ल कराया जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने लगा कि अगर वह ऐसा करेंगे तो पांडा फूट जाएगा। इसके बाद सुकेत ने फैसला किया कि वह खुद ही दीक्षित को अपने रास्ते से हटाएगा, लेकिन वह अकेला ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने ड्राइवर धीरेन्द्र सिंह चौहान को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। और पहले सुकेत और धीरेन्द्र ने दीक्षित के घर की रैकिंग की। इस इलाके में कत्ल करना आसान नहीं था, क्योंकि इस इलाके के लोग काफ़ी चहल पहल रहती थी। दीक्षित के घर पर भी अक्सर उसके रिश्तेदार आते जाते रहते थे। और लेकिन फिर 24 जून 2016 को दीक्षित के परिवार वाले मॉरिशस घूमने चले गए। इसके बाद 27 जून को इत्तेफाक से दीक्षित के रिश्तेदार भी शहर से बाहर गए और फिर उसी दिन दीक्षित के कत्ल का प्लान बनाया गया। उस दिन वेल्सी पल पल की खबर अपने प्रेमी को दे रही थी। फिर 27 जून की रात को दीक्षित को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन दीक्षित को यह, उसके परिवार को शादी से पहले या बाद में कभी यह पता ही नहीं चला था कि वेल्सी का पहले भी कोई प्रेम संबंध था। और कहीं ना कहीं इसमें वेल्सी के परिवार वालों की भी गलती थी, क्योंकि उन्होंने दीक्षित और उसके परिवार वालों से वेल्सी और सुकेत के अफेयर की बात को छुपाया था। इसके बाद पुलिस ने सर्कमस्टेंस एविडेंस के साथ साथ फुटेज जिस
जैसी कई चीज़ें इकट्ठा की, जैसे दीक्षित के होटल में सुकेत और वेल्सी मिलते थे, उस दोनों की वेटिंग कार्ड डिटेल, वारदात के दिन सुकेत और धीरेन्द्र के द्वारा पहने हुए कपड़े, ग्लव्स और मास्क जैसी कई चीज़ें इकट्ठा की। और इसके बाद पुलिस ने वेल्सी, सुकेत और धीरेन्द्र के खिलाफ चार्जशीट तैयार की। फिर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू किया। पुलिस ने इस केस में 100 से भी ज़्यादा गवाह इकट्ठे किए थे। सेक्शन 164 के तहत उनके बयान भी दर्ज किए थे, लेकिन बाद में उनमें से ज़्यादातर गवाहों ने कोर्ट में जाते ही अपना बयान बदल दिया था। पुलिस ने उस ऑटो वाले को भी ढूंढ लिया था जो सुकेत और धीरेन्द्र को अपने ऑटो से सर्जन सोसाइटी में लेकर आया था, लेकिन यह ऑटो वाला भी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया था। अब केवल पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ही अपने बयान पर कायम थे। इसके बाद जिस बाइकर साहब ने, सुकेत ने वह मास्क और ग्लव्स खरीदे थे, उस बाइकर्स ने भी अपने बयान से मुकर गया था, क्योंकि सुकेत बाइक राइडर था। इसलिए बचाव पक्ष ने कोर्ट में यह दलील पेश की कि सुकेत एक बाइक राइडर है और बाइक चलाने के कारण वह अपने ग्लव्स वगैरह खरीदता रहता है, और यह सारी चीज़ें सुकेत ने कत्ल के लिए नहीं खरीदी थी, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी। अब पुलिस के पास कोई भी चश्मदीद गवाह या डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। पुलिस कोर्ट में यह साबित करने में असमर्थ रही कि उस दिन सुकेत और धीरेन्द्र ही उस घर में गए थे, और यह भी साबित नहीं हो पाया कि उनका इरादा लूटपाट नहीं बल्कि कत्ल करने का था। सीसीटीवी फुटेज में भी उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। इस वजह से 31 दिसंबर 2019 को वेल्सी, जरीवाल, सुकेत और धीरेन्द्र सिंह चौहान, इन तीनों को बेनिफिट ऑफ राउंड की वजह से सेशन कोर्ट ने रिहा कर दिया, और इस तरह से इन तीनों ने इस केस में बरी हो गए थे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।